Dear students, welcome back to all of you in the lecture 4 for the series of course titled Human Growth and Development. And the course code for this course is SPD 2112. This course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4. Previous lectures में हमने biological processes के बारे में पढ़ा, biological lifespan के बारे में पढ़ा और role of genetics को डिटेल में देखा. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल डेवलपमेंट एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट. हमारा फोकस इसमें ज़्यादा होगा फिजिकल डेवलपमेंट और परसेप्चुअल डेवलपमेंट पे, लेकिन हम ओवरऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी एक दफ़ा देखेंगे, ऑल्दो हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं. सो आई एम द रिसोर्स पर्सन फॉर योर दिस कोर्स, Dr. Afaf Manzoor, and working in Department of Special Education, University of Education, Lahore. You can access me on my email address afaf.manzoor@ue.edu.pk. So here is the agenda of our today's lecture. हमारा ये जो टॉपिक है ये आपके जो कोर्स कंटेंट का यूनिट 2 है, विच इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल डेवलपमेंट, परसेप्चुअल डेवलपमेंट. उसमें से हम जो मोटर सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे. पहले जो 2.1 और 2.2 है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. So here are the few learning outcomes what we expect from you, that after listening or watching this video you will be able to know about basic human beginnings process, identify the role of biological, cognitive and socio-emotional developments, and you will be able to differentiate between physical and perceptual developments. So here is a brain exercise for you. As you know, body, mind and emotions are interdependent. Imagine the loss of function in one of these areas. हमारा जो दिमाग है, हमारे इमोशंस हैं और बॉडी है, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं. लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर आपकी किसी भी बॉडी फंक्शन में या माइंड के फंक्शन में या इमोशनल स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई लॉस आ जाता है, तो व्हाट विल हैपन? What it be like if one of these was at a diminished capacity? और ये ख़त्म होने जा रहे हैं. So what will be your situation? How will you feel like that? क्या आप अगर बॉडी का कोई लॉस होता है तो आप किस तरह से सोचते हैं कि क्या आपकी पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर वो इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट में क्या उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी किसी एक भी साइड ऑफ योर डेवलपमेंटल डोमेन में कोई लॉस आता है तो वो आपके बाकी जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है. सो इट्स जस्ट अ ब्रेन एक्सरसाइज फॉर यू कि जस्ट थिंक अबाउट लाइक दैट और सोचेंगे फिर आपकी तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट हो रही होती हैं. सो द नेचर और द डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. नेचर क्या है? दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जेनेटिक्स. So as we have studied in previous units that biologically physical development process or domain changes in an individual's physical nature, body size, body proportions, appearance, brain development, motor development, perception capacities and physical health. The other domain जो कि हमने पढ़ी which is cognitive domain जो कि perceptual development से related है, उसमें क्या चेंजेस आ रही होती हैं? उसमें चेंजेस आ रही होती हैं इंडिविजुअल थॉट्स के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, लैंग्वेज लर्निंग हो रही होती है, लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं. देन कम्स द मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस. जो तीसरी डोमेन है दैट इज़ सोशल इमोशनल प्रोसेसेस. अब सोशल इमोशनल प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस जो है वो होना मस्ट है. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के होने का इंडिकेशन ये है चेंज. इफ़ देयर इज़ अ चेंज देन इट मीन्स दैट देयर इज़ डेवलपमेंट. इफ़ देयर इज़ नो चेंज देन देयर इज़ नो डेवलपमेंट. सो द सोशल इमोशनल प्रोसेस या उसकी डेवलपमेंट जो चेंजेस आ रही होती है इंडिविजुअल में, वो आ रही होती है इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल. आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ किस तरह से जो हैं वो चेंज हो रहे हैं. सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इस्टीम, मेटाकॉग्निशन,
sexual identity, ethnic identity, moral reasoning, and personalities. So, this is the overview of our previous unit just to and recall all those developmental domains which are undergoing in the development of a human body. और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल इमोशनल प्रोसेस और कॉग्निटिव प्रोसेस, दीज ऑल थ्री processes are interlinked. Although these three processes are independently developing in human uh, structure, but all these processes are interrelated. ये तीनों processes जो हैं interrelated हैं. अगर किसी एक में development हो रही है तो definitely दूसरे में भी development हो रही है. एक में जो change आ रहा है उसका effect दूसरे में भी हो रहा है. सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है जिसको हम मेच्योरेशन भी कहते हैं, यानी जिसको हम यूजुअली मेच्योरेशन से रिलेट करते हैं, दैट इंक्लूड्स जीन्स, hormonal changes of puberty and menopause, changes in brain, height, weight and motor skills. These are the few examples of biological processes जो कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन आपके चल रही होती हैं. इसमें आपके जीन्स जो हैं उनका प्रोसेस है, हार्मोनल चेंजेस हैं जैसे कि पुबर्टी और मेनोपॉज है, चेंजेस इन ब्रेन एक्टिविटी, height, weight and motor skills. So let's see the cognitive processes or perceptual processes. Cognitive or perceptual processes include thought, intelligence and language. कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर आपकी थॉट्स, आपके थिंकिंग स्किल्स, आप किस अंदाज में सोच रही हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल जिसको कि IQ लेवल भी कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग, आपने कितनी हद तक लैंग्वेज की जो है वो लर्न कर ली है, लैंग्वेज के यूजेज जो है वो आप कितना अप्रोप्रिएट कर लेते हैं. थर्ड डोमेन इज सोशल इमोशनल प्रोसेस. इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं दैट इज रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी, यानी आपके रिलेशनशिप्स विद इन योर होम एनवायरनमेंट, विद इन योर फ्रेंड्स, विद इन योर कलीग्स और एन अदर सर्कल अराउंड योर पीपल. सो द इमोशंस are the thing which you can control at the time of specific behaviors or occurrence of behaviors. सिमिलरली जो कि पर्सनैलिटी है वो भी आपके सोशल इमोशनल प्रोसेस के उसके पार्ट है कि आप किस तरह से जो है वो रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, और ये सब चीज़ें आपका रिएक्शन जो आपका बिहेवियर एटीट्यूड है दैट डिटरमिन्स योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स. सो चेंजेस इन डेवलपमेंट. जब हम चेंजेस इन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो development involve change. Development refers to qualitative and quantitative changes. It may be defined as a progressive series of orderly, coherent changes. यानी एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, यानी इसमें कभी रुकावट नहीं आती, ये रुकती नहीं है बल्कि इसमें बढ़ोती ही होती है, हमेशा आगे की तरफ चलती है. सो इट्स एन ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस. ऑर्डरली है मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं. ऐसा नहीं होता कि बच्चा भागना पहले शुरू कर दे, बल्कि बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, फिर सहारे से चलना सीखता है, फिर इंडिपेंडेंट वॉक सीखता है, देन ही इज़ एबल टू रन. सो दिस इज़ एन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट और ऑर्डर ऑफ चेंज इन द डेवलपमेंट सीरीज. सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज़ दैट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस. यानी पहला असूल जो है वो डेवलपमेंट का ये है कि डेवलपमेंट में चेंजेस हो रही है. सो द गोल ऑफ विच इज़ सेल्फ रियलाइजेशन और द अचीवमेंट ऑफ हेरिडिटी पोटेंशियल्स. और गोल इसका क्या है, इन चेंजेस का अल्टीमेट गोल क्या है कि आप अपने आप को पहचान सकें, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, और जो हेरिडिटी पोटेंशियल्स आपके अंदर हैं आप उसको मैक्सिमम हद तक अचीव कर सकें. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट, यानी वो कितनी तरह की जो चेंजेस हैं जो डेवलपमेंट में आ रही होती हैं. द ह्यूमन बींग इज़ नेवर स्टैटिक. सबसे पहली बात याद रखने की है कि जो ह्यूमन बींग है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता. फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ डेथ द पर्सन इज़ अंडरगोइंग चेंजेस. यानी पैदाइश से लेके मरने तक जो इंसान है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस जो हैं वो आ रही होती है. देयर इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस. यानी जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान तमाम उम्र सीखता रहता है, सीखता चला जाता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, मुख्तलिफ तजर्बात जो हैं उनसे उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी लर्निंग होती है. So at every age, some of the changes that occur during the developmental process are just beginning and some are at their peak and some are in the process of decline. अब इसमें जो changes आ रही होती हैं वो आपकी एज के हिसाब से समटाइम्स वो डेवलपमेंट किसी एक ख़ास स्टेज पे जस्ट बिगनिंग होती है, किसी एक दूसरी एज पे जाके उसकी पीक होती है, और किसी थर्ड स्टेज पे जाके वो डिक्लाइन में जा रही होती है. फॉर एग्जाम्पल हम मोटर स्किल्स की बात कर लेते हैं.
यानी किसी इंसान के अंदर चलने फिरने की जो सलाहियत है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इन द इन्फेंसी एज इट्स इन लाइक ए वेरी बिगनिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी ये जो एबिलिटी है उसकी चलने फिरने की, भागने दौड़ने की, ये बिल्कुल इनिशियल, ये बिगनिंग प्रोसेस में होती है। और जब वो बिल्कुल मुकम्मल एक जवान इंसान यानी एडल्टहुड की एज में पहुंच जाता है तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वॉक कर सकता है, मैक्सिमम उसके साथ आप जो कैपेसिटी के साथ वो रनिंग कर सकता है। बट दिस जो उसकी पीक है दैट कम्स टू डिक्लाइन एज ही और शी और द चाइल्ड और द एडल्ट जो कि आफ्टर 40 ईयर्स जो है उसके अंदर वो जो कैपेसिटी है रनिंग की या वॉकिंग की वो उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। सो दीज चेंजेस में बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। अभी जो सारी चेंजेस हैं इनको हम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज इज चेंज इन साइज, यानी साइज में तब्दीली आना। यानी जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर साइज में तब्दीली आई है। वो किस तरह की साइज में तब्दीली हमें किन चीज़ों से नज़र आ रही होती है? द फर्स्ट थिंग इज हाइट, यानी आपकी जो हाइट है उसमें बढ़ोतरी आ रही होती है, यानी हाइट बढ़ रही है, साइज में फ़र्क आ रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है। इस तरह से वेट है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है। राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड वेट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इवन कि विद इन 1 ईयर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड गेट्स द वेट डबल। ठीक है, यानी उसका वेट डबल हो जाता है पहले साल के अंदर। इस तरह से सर्कमफ्रेंसेस है, सर्कमफ्रेंसेस किस चीज़ के? द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ योर हेड साइज। अब सर्कमफ्रेंसेस जो हेड क्या है उसके अंदर तब्दीली आ रही है। इंटरनल ऑर्गन्स, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें किस तरह से चेंजेस आ रही हैं? मेंटल चेंजेस इन मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों में जो बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ साइज हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ एन इंडिकेशन और द इंडिकेटर ऑफ द चेंज इन साइज। दूसरी टाइप है डेवलपमेंट की, चेंज की डेवलपमेंट में, दैट इज चेंजेस इन प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस में जो है वो तब्दीली है। चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स इन देयर फिजिकल प्रोपोर्शन। बच्चों को हम मिनिएचर एडल्ट्स नहीं कहते, नॉर आर दे मेंटली मिनिएचर एडल्ट्स। देयर इमेजिनेटिव कैपेसिटी इज बेटर डेवलप्ड देन देयर रीजनिंग कैपेसिटी, while the reverse is true for adults। और यही बात जो है adults के लिए true है। So disappearance of old features, when certain physical features such as the thymus gland after puberty and baby hair and teeth lost their usefulness, they gradually atrophy, as do some psychological and behavioral traits, babish locomotion and speech and fantastic extensions of the imaginations। अभी भी जो disappearance of old features है, this is also an indication of change। जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, फीचर्स जो हैं कुछ ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि बेबी हेयर का जो है वो ख़त्म होना, या टीथ जो है उनका लॉस करना, यानी जो टीथ जो गिरते हैं, जैसे दूध के दांत जो हैं वो गिरते हैं और नए दांत आते हैं। मीन्स के ये जो डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स है ये समटाइम्स हमें ये नज़र आ रही होती है कि ये चेंज है और जो कि बढ़ोतरी की तरफ जा रही है। सो द एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ द चेंज, यानी जहाँ हम पुरानी चीज़ें डिसअपीयर हो रही हैं, इसी तरह से हम नई चीज़ें या न्यू फीचर्स जो हैं हमारे अंदर वो भी लेके आ रहे हैं। So some new physical and mental features develop from maturation and some develop from learning and experiences. New physical features include second teeth and primary secondary sex characteristics। जैसे कि नए फीचर्स क्या हो सकते हैं? जो नए दांत आना होता है, दूध के दांत गिरने के बाद आपके जो नए दांत आते हैं। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपकी ग्रोथ के साथ, आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के साथ चेंज हो रही हैं। इस तरह से न्यू मेंटल फीचर्स इंक्लूड इंटरेस्ट इन सेक्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड रिलीजियस बिलीव्स। ये सब चीज़ें जो हैं जो कि हमें अडल्टहुड में जाके नज़र आती हैं, तो ये न्यू लर्निंग है, नए फीचर्स हैं, आपके एक्विजिशन है, न्यू लर्निंग है जो कि डेवलपमेंट के लिए इंडिकेशन है। So these are the 4 types of changes in development. So when we talk about the biological beginnings, as we have discussed in our earlier lecture about the genetics, जो biological beginning है, जो आगाज़ है किसी भी इंसान के वजूद का, वो जीन से होता है। So genetic predisposition is an important factor which influence the growth and development of children besides deciding sex, race and nationality। यानी जीन्स की जो डिस्पोजिशनिंग है वो एक बड़ा फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, अदर देन द डिसाइडिंग द सेक्स, रेस एंड नेशनैलिटी।
सो आवर जेनेटिक कोड इज स्टोर्ड इन आवर जीन्स। हमारा जो जेनेटिक कोड है वो जीन में स्टोर होता है और उसको डिटरमिन करता है डीएनए। सो ऑल जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए दैट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ एवरी सेल इन आवर बॉडीज एंड हाउ दे विल फंक्शन। सो हमने बड़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, अब फिर भी रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से रिकॉल हो जाए और हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें आज के लेक्चर को भी। सो 46 क्रोमोसोम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 23 पेयर्स ऑफ डीएनए पोर्शन। जो 46 क्रोमोसोम्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द मेल साइड एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द फीमेल साइड। They are formed or organized into 23 pairs. So a zygote is a new cell formed by fertilization. Gametes are sex cells from the mother and father that form a new cell at conception of time of conception. So there are some other factors like prenatal factors. Prenatal factors are important and predominant factor of growth and development. Various condition influence the fetal growth into utero. यूट्रो में जो ग्रोथ हो रही होती है fetal में, उस पर बहुत सारे जो चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं उसकी ग्रोथ के ऊपर। दैट इज़ फ्यू ऑफ देम आर मेटर्नल मैल न्यूट्रिशन, यानी माँ की गज़ा का अच्छा ना होना, मैल न्यूट्रिशन होना यानी उसकी जो गज़ाइयत है वो पूरी तरह से उसको ना मिलना, उसकी खुराक में मुकम्मल गज़ा की कमी होना। इस तरह से मैटरनल इन्फेक्शन है, यानी माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो किसी किस्म की इन्फेक्शन जो है वो नमूदार हो जाए, जैसे कि मीज़ल्स वगैरह। इसी तरह से मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज़, यानी माँ के साथ कोई मुसलसल कोई अब्यूज़ जो है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ अब्यूज़ जो है उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ वगैरह किया जाए। इस तरह से मैटरनल इलनेस यानी कोई लॉन्ग इलनेस लाइक फीवर, टाइफाइड लाइक थिंग्स उसके साथ हैपन हो जाए। हार्मोन्स जो हैं, हार्मोनल चेंजेस विद इन द मदर जो हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। इस तरह से मिसलिनियस लाइक सम अदर थिंग्स कैन कॉज लाइक इट कैन बी एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्री नेटल फैक्टर्स में जो यूट्रो में ग्रोथ हो रही होती है फेटल की, उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। पोस्ट नेटल फैक्टर्स क्या हैं, यानी पैदाइश के बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। दीज आर रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट। जो ये वाले फैक्टर्स हैं ये सारे हेरिडिटी से बिलोंग करते हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स हैं। दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो सबसे पहली चीज़ है ग्रोथ पोटेंशियल, यानी आपके अंदर इटसेल्फ ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वो ग्रोथ पोटेंशियल आपको आपकी हेरिडिटी से मिल रहा होता है। देन न्यूट्रिशन, यानी आप बच्चे को खुराक किस तरह की मिल रही है, उसको डाइट किस तरह की दी जा रही है। इफ़ he or she gets a healthy diet or nutrition, the developmental pattern will be much better. Then childhoodness, अगर बचपन में कोई ख़ास किस्म का बुखार हो जाता है जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, जॉइंडस कहते हैं, these illness can cause some type of disturbance in the normal development or growth pattern of the child. Some other factors are like physical environment, यानी आपका ओवरऑल environment कैसा, हाइजीन है कि नहीं है, उसमें कोई जो है वो वायरसेस, कोई जर्म्स, कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको हवा, पानी, ये सब कुछ जो है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट जो है इस पर डिपेंड करता है। देन साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी बच्चे के इर्द गिर्द का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल फ्यू किड्स लाइक हैविंग सिंगल पेरेंट के साथ जो बच्चे होते हैं उनके कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। इस तरह से वो अपने घर में कैसा माहौल देख रहे हैं, माँ बाप के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई टेरर या फियर की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर उसकी परवरिश हो रही है। Some other are like cultural influences, socio-economic status. Socio-economic status is also very important कि आपका socio-economic status जो है वो आपकी overall सारे physical infrastructure जो है उसको determine करता है, आपकी accessibility को determine करता है, आपकी nutrition को determine करता है, आपकी lifestyle, hygiene को determine करता है. So climate and season also affect on the development of the child. बहुत ज़्यादा excessive hot environment और excessive cold environment जो है वो भी development के ऊपर असरअंदाज हो सकता है.
Similarly, play and exercise. This also plays very important role on the चाइल्ड डेवलपमेंट. अगर उसको प्ले और एक्सरसाइज की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो इट मीन्स कि वो जो है उसके जिस्म में बढ़ोतरी के ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं. बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड. बर्थ ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो डिटर्मिन्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द डेवलपमेंट. आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो पहला बच्चा है उसकी सेहत जो है वो बेहतर होती है बिकॉज ऑफ द मदर्स हेल्थ. के मदर के अंदर इतनी उसके जिस्म में इतनी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक हेल्दी चाइल्ड को पैदा कर सकता है. इसी तरह से जो लेटर बर्थ्स होती हैं लाइक थर्ड फोर्थ नंबर पे समटाइम्स माँ जो है उसकी परवरिश पे पूरी तरीके से तवज्जो नहीं दे पाती है ड्यू टू द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो भी उसकी डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट हो सकता है. इसी सिमिलरली इंटेलिजेंस लेवल जो है वो उसकी डिपेंड करता है एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस. So these are the few potential postnatal factors that can affect on the child development or growth. So no person can be born without heredity and genes cannot develop without proper environment. अच्छा जी, अब एक बात ये तय होगी कि हम दोनों का जो इंटरेक्शन है जीन्स का हेरिडिटी का दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इन्वायरमेंट का, और दिस इंटर रिलेटेड एंड दिस कॉम्प्लेक्स टू. अब हम आपके सामने दो केसेस हैं, एक फॉर एग्जांपल एक जे है और एक के है. सो जे ईट्स हेल्दी लो फैट फूड सो हर ओबेसिटी जीन्स आर नॉट ट्रिगर्ड. अब जे जो है वो क्या करती है, वो एक हेल्दी फूड लेती है, लो फैट फूड लेती है ताकि उसकी जो ओबेसिटी जीन्स हैं वो ट्रिगर ना करें क्योंकि उसके अंदर जीन्स मौजूद हैं. एंड के ईट्स फैटी अनहेल्दी फूड सो हर ओबेसिटी जीन्स ट्रिगर्ड. अब के क्या कर रही है, के क्या करती है, फैटी अनहेल्दी फूड लेती है सो हर ओबेसिटी जीन्स ट्रिगर्ड. अब दोनों के अंदर जीन्स पाए जा रहे हैं, लेकिन अब जो इन्वायरमेंट है या उसकी जो डाइट है वो किस तरह से अफेक्ट करती है. यानी दोनों जे और के दोनों के अंदर ओबेसिटी जीन्स हैं. अब जीन्स मौजूद हैं, राइट. अब ओबेसिटी को जो है वो कंट्रोल करने के लिए क्या है कि जे के जो इन्वायरमेंट है या जे का जो लाइफ स्टाइल है या फूड स्टाइल है वो बड़ा लो फैट फूड स्टाइल है, तो उसके अंदर ऑल्दो के जीन्स मौजूद हैं जो कि ओबेसिटी के साथ हैं, लेकिन अगर वो हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड ले रही है जो कि लो फैट फूड है तो वो कभी भी उसके जो जीन्स हैं उसको ट्रिगर नहीं करेंगे. लेकिन जो अदर केस है उसमें वो अनहेल्दी फूड लेती है और उसके जो ओबेसिटी जीन्स हैं वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं. इट मीन्स के दिस इज़ वेरी मच इंटरलेटेड. अगर हम ये कहें कि सिर्फ जीन्स का रोल है और इन्वायरमेंट का रोल नहीं है, इट मीन्स के दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे अफेक्ट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को चेंज करके आप जीन्स के जो इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं. So now let's talk about the other aspect of the development which is physical development. Physical development जो है that is the most helpless newborns. यानी अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट हेल्पलेस न्यूबॉर्न्स. यानी आप देख लीजिए कि जितने भी अदर जो मेमल्स हैं, जो अदर लिविंग बींग्स हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसी ना किसी तरह उनके अंदर इनेट एबिलिटीज़ इस तरह की होती हैं कि वो एटलीस्ट दे कैन स्टैंड अप, दे कैन ईट बाय देयर ओन, दे कैन स्विम. इवन यू कैन सी द फिश जो है उसका बेबी आफ्टर राइट ऑफ द बर्थ इट कैन स्विम. इसी तरह से आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कॉ की ले लें, हॉर्स की ले लें, अदर एनिमल्स हैं उनकी आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि उनका बच्चे जो हैं पैदाइश के कुछ अरसे के बाद, कुछ घंटों के बाद इवन खड़े होने और चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं. बट द ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट हेल्पलेस न्यूबॉर्न्स. यानी उसके अंदर बिल्कुल कोई एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सके, वो सेल्फ कंट्रोल कर सके, वो सेल्फ मैनेजमेंट कर सके. जो इनेट एबिलिटी वो लेके पैदा होता है दैट वन इज़ हेयरिंग एंड द अदर वन इज़ सकिंग. So reflexes genetically wired behaviors that are crucial for survival. So जो उसके reflexes हैं that is very important, crucial for survival. Persist throughout life, coughing, blinking, yawning. कुछ चीज़ें जो हैं वो उसकी पैदाइश से शुरू होती हैं, उसके साथ हैं, और उसकी जो reflexes हैं जो उसकी पैदाइश के वक्त भी और थ्रू आउट चलते हैं that are like coughing, blinking and yawning. यानी खांसना, ब्लिंक करना और जमाई लेना. ठीक है, तो these reflexes are born with the child and it goes on with the
टिल दैट एंड. सो डिसअपियर विद न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रास्पिंग जो है, ग्रास्पिंग की एबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल. जो फिजिकल डेवलपमेंट इट इज द फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल. इट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन. और एग्जाम्पल है कि इसके अंदर स्किल और कैपेसिटी जो है दोनों के अंदर प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहा होता है. So it is related to maturation and marination of the nervous system. It includes psychological, emotional and social changes too. It is qualitative by aspects. यानी आप इसको qualitatively measure कर सकते हैं. There are three principles of development: sphelocaudal and proximodistal. Then is general to specific. Cephalocaudal किस तरह से है? अब देखिए कि डायरेक्शन फ्रॉम हेड डाउन टू टेल्स, यानी सर से नीचे की तरफ उसकी जो है डेवलपमेंट होती है. दिस मीन्स दैट इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कम फ्रॉम द हेड रीजन्स, देन इन द ट्रंक एंड लास्ट इन द लेग रीजन्स. यानी जो साइज की बढ़ोतरी होती है वो सर से शुरू होती है और टूवर्ड्स लेग रीजन्स की तरफ जो है वो जा रही होती है. द अदर थिंग इज प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन. यानी आपकी जो डेवलपमेंट है दैट इज फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन टू द पेरिफेरल डायरेक्शन. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फॉर आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज. एक्सट्रीमिटीज क्या है? आपके लेग्स हैं, आपकी आर्म्स हैं. The third principle of development it is that it is from general to specific. Children use their cognitive and language skills to reason and solve problems. चिल्ड्रन जो है वो हमेशा कॉग्निटिव लैंग्वेज स्किल्स को रीजनिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चिल्ड्रन एट फर्स्ट आर एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स बाय यूजिंग बोथ आर्म्स. In the next part, able to hold things in single hand, then only able to pick small objects like peas and cereals, etc. यानी वो हमेशा बच्चा जो है बड़ी चीज़ को पहले पकड़ना सीखता है, होल्ड करना सीखता है और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी चीज़ों की ग्रास्पिंग के ऊपर आता है. ठीक है, इट मीन्स कि आपकी जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी लर्निंग ऑफ स्किल्स है या कैपेसिटी है दैट डेवलप फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक. इसी तरह से एक तीसरी एग्जांपल ले लीजिए. चिल्ड्रन व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल फर्स्ट आर ड्रॉ सर्कल्स, देन स्क्वायर्स, देन ओनली लेटर्स आर द वर्ड्स. यानी सबसे पहले वो सर्कल ड्रॉ करना सीखता है, फिर वो स्क्वायर ड्रॉ करना सीखता है और तीसरे नंबर पे फिर वो लेटर्स की तरफ जो है वो आता है. यानी वो एक जर्नल फॉर्मेशन की तरफ से स्पेसिफिक फॉर्मेशन की तरफ उसकी लर्निंग जो है वो हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है. So physical development is like normal development. It's a complex process and has a multitude of facets. However, it is convenient to understand and assess development under the following domains. अब जो डोमेन्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, उसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज, विजन एंड हियरिंग. दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और द डोमेन्स ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट. Now let's start discussing one by one. First of all, we are going to discuss gross motor development. So motor development progress in an orderly sequence to ultimate attainment of locomotion and more complex motor tasks thereafter. In an infant, it is assessed and observed as follows. जो gross motor है that is related to your mobility or the locomotion of the your large organs or the body parts. तो इसमें जो हम ऑब्जर्व करते हैं राइट आफ्टर द बर्थ या इन्फेंट्स के अंदर, यानी अगर आप ये देखें आपके लेफ्ट हैंड पे अप्रॉक्सीमेट एज और ऑनसेट ऑफ मंथ्स है और इस साइड पे आप ग्रॉस मोटर स्किल. दीज आर द नॉर्मल माइलस्टोन्स बेसिकली, जो कि हम ये समझते हैं कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में ये नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं कि एवरेजली जो है बच्चों के अंदर ये एवरेज बच्चों के अंदर ये स्किल्स पाई जा रही होती हैं. सो 1 to 2 months के अंदर ही बी एबल टू होल्ड head up and steady. 2 to 3 months में holds up head and chest with arms during tummy time. 3 months तक जो है वो स्पोर्ट के साथ बैठना सीख लेता है. 4 months तक वो टमी के ऊपर रोल कर सकता है. 7 months में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोल फ्रॉम बैक टू टमी. 8 months में तक जो है सिट्स विदाउट सपोर्ट. 9th month तक पुल्स टुवर्ड स्टैंडिंग पोजीशन, यानी वो खींच के अपने आप को खड़ा होने के काबिल होता है. 9 months अगेन वो क्रॉलिंग करने के काबिल होता है. 10 मंथ तक वॉक्स विद सपोर्ट, यानी होल्डिंग हैंड्स या किसी और सपोर्ट के साथ उसको चलाने की कोशिश की जाए तो वो चल सकता है. With the completion of 12 months,
we think or expect that he must be stand without support, and within the 12 to 13 months he can walk without support. So these are the average normal milestones of gross motor development. अगेन इस चार्ट में आपके सामने जो है वो कुछ और माइलस्टोन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. लाइक 3 मंथ्स में नेक होल्डिंग है, 5 मंथ्स में रोल ओवर है, 6 मंथ्स तक सिटिंग विद ऑन सपोर्ट, 8 मंथ्स सिटिंग विदाउट सपोर्ट, 9 मंथ्स में स्टैंडिंग होल्डिंग ऑन विद सपोर्ट, 12 मंथ्स क्रीप वेल स्टैंड विदाउट सपोर्ट, 15 मंथ्स जो है वॉक्स अलोन क्रीप्स अप स्टेयर्स, 18 मंथ्स जो है उसमें रन्स करने के काबिल हो जाता है. वो 2 साल की उम्र में वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स, 3 years तक राइड ट्राइसिकल्स एंड 4 years में उसको होप ऑन 1 foot अल्टरनेटिव फीट गोइंग डाउन स्टेयर्स, यानी वो अल्टरनेटिव फीट के साथ जो है वो सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर देता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइन मोटर स्किल्स. फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट जो है दैट्स अपॉन द न्यूरल ट्रैक्ट मैच्योरेशन. फाइन मोटर डेवलपमेंट promotes adaptive activities with fine sensory motor adjustments and include eye coordination, hand-eye coordination, hand-to-mouth coordination, hand skill as finger thumb position grasping, ड्रेसिंग एक्स्ट्रा. यानी जो आपके स्मॉल बॉडी पार्ट्स हैं मोबिलिटी के, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ फाइन मोटर स्किल्स, जिसके अंदर आई कोऑर्डिनेशन है, यानी आपकी आँखों की कोऑर्डिनेशन है. हैंड आई कोऑर्डिनेशन मींस हाथों और आँखों की, व्हाट यू आर डूइंग विद योर हैंड्स, योर आईज आर एग्जैक्टली ऑन दैट प्लेस, और वेयर यू आर लुकिंग एट योर हैंड्स गो ऑन दैट प्लेस. सो हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, यानी अपने हाथ के मुंह तक चीज़ को लेके आना. हैंड स्केल एज फिंगर थंब पोजिशन, यानी आप जो ग्रेस्पिंग है लाइक पेंसिल ग्रेस्पिंग है, आपकी पेन होल्डिंग है, पेंसिल होल्डिंग है. इस तरह से ड्रेसिंग एटस्ट्रा जिसमें बटनिंग है, यानी आप बटन अप कर सकते हैं, लेस अप योर शूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर द लाइक योर फाइन मोटर स्किल्स. एंड अगर हम डिस्कस करें इसकी जो है नॉर्मल माइलस्टोन्स, तो आपके सामने एट द एज ऑफ 0, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स जो मौजूद होती हैं दैट आर रिफ्लेक्सेस, जैसे कि हमने पीछे स्लाइड्स में डिस्कस किया. और वो रिफ्लेक्सेस क्या हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, दैट आर लाइक कफिंग, यॉनिंग, एंड थर्ड वन इज ब्लिंकिंग ऑफ आइज. सो 1 to 3 मंथ्स के अंदर जो है वो इनफेक्टिवली वो रीच आउट करना शुरू होता है चीज़ों को, यानी पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रैस्प करने की कोशिश करता है. 5 मंथ्स में वो बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर लेता है चीज़ों को. 7 मंथ्स में कंट्रोल ऑफ रीच एंड ग्रैस्प उस पर आ जाता है उसका. पेंसिल ग्रिप 9 मंथ में पेंसिल ग्रिप जो है वो डेवलप हो जाती है. 10 मंथ्स में जो है वो हैंड्स को क्लैपिंग कर सकता है. जो 14 मंथ्स तक है वो अपने रिलीज ऑब्जेक्ट्स क्रोडली, एंड 18 मंथ्स में कंट्रोल्ड रिलीज जो है वो उसका स्टार्ट हो जाता है. दीज आर द की फाइन मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स. एट द एज ऑफ 4 months he may be reaching out for the objects with both hands. At the 6 months, reaching out for the objects with one hand. At the 9 months, immature pencil grasp develops. At the age of 12 months, pencil grasp matures. And at the age of 15 months, it imitates scribbling tower of 2 blocks, यानी 2 blocks का जो है वो टावर बना सकता है. 18 मंथ्स तक जो है वो स्क्रिबल बहुत बेहतर तरीके से स्क्रिबलिंग करता है. टावर ऑफ 3 blocks जो है वो बना सकता है. और 2 years में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 6 blocks का टावर बना ले वर्टिकल और सर्कुलर स्ट्रोक्स के साथ. 3 years की एज में 9 blocks का टावर बना सकता है और एक सर्कल को कॉपी कर सकता है. 4 years में जो है वो ब्रिज विद ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स के साथ ब्रिज बना सकता है और कॉपीज क्रॉस, और जो क्रॉस है यानी क्रॉस बनाना होता है उसको कॉपी कर सकता है. 5 years की एज में वो ट्रायंगल को कॉपी कर सकता है, गेट विद ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के साथ गेट बनाना जो है वो सीख सकता है. सो दीज आर द नॉर्मल माइलस्टोन एवरेज एक्टिविटीज विद द चाइल्ड डेवलपमेंट. So let's talk about the personal and social development. Personal and social development includes personal reactions to his own social and cultural situations with neuromotor maturity and environment stimulations. It is related to interpersonal and social skill as social smile, recognition of mother, use of toys. यानी it's directly related to पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. और पर्सनल सोशल डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड की माँ के साथ इंटरेक्शन से स्टार्ट होती है. द फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड इज़ विद मदर और द फर्स्ट केयर गिवर. देन इट डेवलप्स विद द सिबलिंग्स or the father or the other family members like grandmothers, grandparents or uncle or aunts at the home. After that
वो टॉयज़ के साथ कैसे मैनिपुलेशन करता है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, जो उसके एज मेट्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके साथ वो किस तरह से इंटरेक्शन कर रहा है, सोशल स्माइल देता है कि नहीं देता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the key social and adaptive milestones. At the age of 2 months, he smiles. Social smiles. यानी उसके पास कोई आता है, उससे बात करता है तो वो उसको स्माइल देता है. 3 months में ही रिकग्नाइजेज मदर, अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है. माँ को पहचानने से मुराद ये है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन हिज मदर एंड अदर पर्सनस. 6 months में जो रिकग्नाइजेज स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, यानी अब 6 months में उसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है. यानी अगर बच्चा स्ट्रेंजर एंग्जाइटी शो नहीं करता है एट द एज ऑफ 6 months, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग और दैट इज अ रेड फ्लैग. At the age of 9 months, he waves bye bye. At the 12 months comes when called plays simple ball game. वो खेल सकता है. 15 months में jargon कर सकता है. 18 months की एज में copies parents in task. यानी पेरेंट्स जैसे इसको बताना शुरू करते हैं, ये देखो इसको ऐसे पकड़ो, इसको उल्टा करो, इसको सीधा करो, इसको ऐसे बोलो, तो वो ये सब चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन जो पेरेंट्स की फॉलो करता है. 2 years की एज में वो अपनी फूड, ड्रिंक, टॉयलेट, जो अपनी उसकी नेसेसिटीज़ हैं बेसिक, उसको वो बताने के काबिल हो जाता है. एट द एज ऑफ 3 years ही शेयर्स टॉयज. शेयरिंग की जो एक सेंस है उसके अंदर डेवलप हो चुकी होती है. अपने नाम को पूरी तरह जान सकता है और अपना जेंडर जो है वो बता सकता है. एट द 4 years ही प्लेस कोऑपरेटिव इन ग्रुप, गोज टू टॉयलेट अलोन. अब वो टॉयलेट में जाने के काबिल भी होता है और ग्रुप में खेलने के लिए भी काबिल होता है. एट द एज ऑफ 5 years ही हेल्प्स इन हाउस होल्ड टास्क, ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग. अब वो हाउस होल्ड टास्क में जो है वो मदद करवाना शुरू कर देता है. छोटे छोटे काम जैसे बर्तन उठा के रखना, चीज़ें ठीक करना, क्लीन अप करना, ये सब सिचुएशन जो है वो 5 years की एज में कर लेता है. सो दीज आर द सोशल एंड अडेप्टिव माइलस्टोन्स जो कि चाइल्ड के अंदर मौजूद होने चाहिए सर्टन एज के अंदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट. लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स हैं, एट द एज ऑफ 1 month अलर्ट्स टू साउंड. अभी वो कुछ बोलने के काबिल नहीं है लेकिन वो सुन रहा है और सीख रहा है. यानी उसकी जो देयर आर 2 types ऑफ लैंग्वेज. हम पहले सबसे पहले आप इसको डिस्कस कर लेते हैं तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा. देयर इज़ अ रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड देयर इज़ एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. रिसेप्टिव लैंग्वेज इज़ दैट विच वी लर्न और हियर, यानी जो कि हम सुन के सीख रहे हैं. और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वो है जो कि हमने सुनी हुई लैंग्वेज को कोड करने के बाद और रीकोड करने के बाद हम उसको बोलने के काबिल हैं, हम उसके यूज़ के प्रॉपर यूज़ के काबिल हैं. दैट इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. सो द रिसेप्टिव लैंग्वेज, अब ये जो अर्ली एजेस हैं, दिस इज़ द एजेस ऑफ रिसेप्टिव लैंग्वेज. यानी आप लैंग्वेज बोलने के काबिल नहीं है बच्चा, बट वो लैंग्वेज को परसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है और स्टोर कर रहा है अपने ब्रेन में. So at the age of 1 month, he learns to sounds. At the age of 3 months, he coos musical vowel sounds. At the 4 months, he laughs loud. At the 6 month of age, monosyllables. यानी सिंगल सिलेबल्स जो हैं वो उसको बोलने के काबिल से बा डा पा डा बा इस तरह की जो साउंड्स है उसको वो बोलता है. बा डा पा सिंगल सिलेबल जो है वो बोलता है. 9 months में वो बाय सिलेबल्स पे आ जाता है, यानी मामा, बाबा, दादा, पापा. These sounds are bisyllable sounds. तो इस एज पे वो ये syllable sounds जो है बोलने के काबिल होता है. At the 12 months, from 1 to 2 words with meaning. Meaningful words जो हैं वो बोलने के काबिल हो जाता है. 18 months में वो expect that उसकी जो vocabulary है वो 8 से 10 words की हो चुकी होती है, जिसमें कोई भी कॉमन उसके फंक्शनल वर्ड्स या लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, जिसमें कि पानी हो सकता है, खाना हो सकता है, देना, आओ, जाओ, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं दीज आर इंक्लूडेड इन दैट. एट द एज ऑफ 3 years ही आस्क क्वेश्चंस. व्हाट इज दिस, हु इज दिस, इस तरह के जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो बोलना शुरू कर देता है. एट द 4 years ही सेज सॉन्ग्स और पोएम्स एंड टेल स्टोरीज. एट द एज ऑफ 5 years आस्क मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. अब वो जो कॉम्प्लेक्स किस्म के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को पूछने की कोशिश करता है. So assessing development is also important. Why it is important to assess all these developments? ये क्यों ज़रूरी है कि हम सब जो डेवलपमेंट पैटर्न्स है इसको असेस करें? बिकॉज ये डिटर्मिन करता है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दीज पोटेंशियल डेवलपमेंट्स, तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई ना कोई रेड फ्लैग है, रेड अलर्ट है, दैट might can be an indication of some
abnormality that could come out in result of this maldevelopment. So healthy development in all forms, particularly social, emotional, communication and behavioral, should be monitored by parents and physicians through screening at each well visit. यानी हर visit के ऊपर specifically at the earliest age of infancy, the screening and of the normal development pattern is very important. So thank you very much. Hope you have enjoyed this lecture and learn about the physical development और फिजिकल डेवलपमेंट की जो डोमेन्स हैं उसको आपने डिटेल में पढ़ा है. द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ एंड द रोल ऑफ जेनेटिक्स, इसको हमने डिस्कस किया. स्पेसिफिकली जो इसका मकसद था वो फिजिकल डेवलपमेंट की जो डोमेन्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये सब डेवलपमेंट्स जो हैं ये किस तरह से हो रही हैं. सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, इनके पैटर्न्स क्या हैं, इनके नॉर्मल एवरेज माइलस्टोन्स क्या हैं और उनको असेस करना क्यों ज़रूरी है. सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ योर क्वेश्चन you may can ask me during our online class, and or you can put a question there at Google Classroom and I will be answering you there. So thank you so much.